कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नईम बुखारी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे एक्चुअली ये टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। सो इन ह्यूमन जेनेटिक्स वी यूजुअली कंस्ट्रक्ट पेडिग्री एनालिसिस फॉर द डिटर्मिनेशन और फॉर ट्रैकिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ अ फैमिली। जो एक फैमिली में इनहेरिटेंस पैटर्न्स ट्रैवल कर रहे होते हैं या जो डिसेंडेंट्स में जा रहे होते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें एक पेडिग्री एनालिसिस ड्रा करना पड़ता है। तो पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए एक ऐसी ही बात है कि जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके क्या करता है कि सारे टेस्ट परफॉर्म करता है, आपकी एज देखता है, आपकी जेंडर देखता है और फिर उसके बाद आपकी किसी डिज़ीज़ को डायग्नोज करता है। लेकिन इन ह्यूमन जेनेटिक्स अगर हम किसी फैमिली में एक डिज़ीज़ जो कि फैमिली में आ रही है, काफ़ी अरसे से आ रही है, उसको अगर हम जेनेटिक लेवल पे जाके स्टडी करें तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव कि हम उसके तमाम जीन्स या जीनोम हैं, तमाम फैमिली के लोगों के जीनोम को स्टडी करें और फिर तब जाके कोई फ़ाइनल जो है डिक्लेरेशंस दें या फाइनल कोई कंक्लूजन दें। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड लेंथी प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स हैं या जो फिनोटाइप्स हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फिनोटिपिक इफेक्ट्स वी यूजली कंस्ट्रक्ट अ पेडिग्री एनालिसिस। मीन्स कि जो फिनोटिपिकल इफेक्ट एक फैमिली में कॉमन हमें नज़र आ रहे होते हैं तो वो सारे हम यकजा करते हैं और उनको यकजा करने के बाद एक फिर हायरार्की बनाते हैं जिसको हम पेडिग्री कह रहे हैं, और हायरार्की बना के फिर हम आखिर में आउटकम्स बताते हैं कि दीज आर द आउटकम्स ऑफ आवर पेडिग्री एनालिसिस। तो कि इस तरह ये वाली जो डिजीज़ हैं ये पूरी फैमिली में आ रही हैं और इनको हम कहाँ पे रोक सकते हैं। तो ये एक पेडिग्री एनालिसिस की एक समरी है इन जर्नल। अब हम डिस्कस करेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस है क्या। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें इंट्रोडक्शन। सो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन को पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, फिर उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम। देन वी विल मूव फॉर द एम्स, व्हाट आर द एम्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। देन वी विल आल्सो ड्रॉ द सिंबल्स कि कौन कौन सी सिंबल्स हैं जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ की जाती हैं। फिर एक एग्जाम्पल एक्टिविटी और फिर लर्निंग आउटकम्स या कंक्लूजन को भी हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी यूजली लर्न फ्रॉम द पेडिग्री एनालिसिस। ओके, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस अलाउज, यहाँ पे मैं आपको शो भी कराता हूँ, पेडिग्री एनालिसिस अलाउज द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ सर्टेन ट्रेट्स टू बी आइडेंटिफाइड। तो पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली हमें ये बताता है कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न्स मीन्स क्या वो पेरेंट्स से आ रही हैं या पेरेंट्स के जो ग्रैंडफादर्स हैं वहाँ से कोई जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं बेसिकली। तो हम इसको ट्रैक करते हैं एक्चुअली, जो भी ट्रेड्स एबनॉर्मल ट्रेड्स आ रहे होते हैं हमारी जनरेशन्स में तो उनको ट्रैक करते हैं, तो इसको हम पेडिग्री एनालिसिस भी कहते हैं। Okay, for example, detect evidence of autosomal dominant inherited disorders in addition to clinical features. An affected gene can be investigated for a mutation or the affected gene's karyotype can be determined. तो एक्चुअली पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो पूरी फैमिली में मौजूद होते हैं और टाइम टू टाइम वो अपीयर होते रहते हैं इन फ्यूचर जनरेशन्स, तो हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में हमें आइडिया हो जाता है कि ये डिज़ीज़ कहाँ से आई है, बेसिकली इस डिज़ीज़ के सोर्स कौन से हैं और फिर ये डिज़ीज़ क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, तो हम इसको भी फाइंड करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन, डिपिक्शन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन सर्टेन फिनोटिपिकल ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स। तो डिपिक्शन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप कि जो फैमिली के में रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे कज़न या फिर कज़न मैरिजेस की भी बात करेंगे हम, और फिर जो फिनोटिपिक इफेक्ट्स होते हैं कि फैमिली में कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं वो फिनोटिपिकली अपीयर होते हैं, वो नज़र भी आते हैं, और फिर वो जब इंटर फैमिली मैरिजेस होती हैं तो वो फ्यूचर जनरेशन में उस तरह के डिफेक्ट्स शो भी होते हैं। सो द नोइंग अबाउट पेडिग्री एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू ट्रैक द इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। अच्छा, एम्स क्या हैं? बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस हम पढ़ते हैं तो व्हाट आर द एम्स, टू ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम द फिनोटाइप्स टू द जीनोटाइप फैमिली ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड टू डिटरमाइन पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक पहला एम जो हमारा ये होता है कि हम फिनोटिपिक इफेक्ट्स की बेस पे कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। जैसे होता है ना कि कॉमन हमें कोई डिजीज़ होती है तो हम किसी से कोई मशवरा लेते हैं तो वो कहते हैं यार आपको ये सिम्टम्स शो हो रही हैं तो इसके लिए आपको ये डिज़ीज़ हो सकती है बिफोर द कन्फर्मेशन। सो सिमिलरली इन ह्यूमन जेनेटिक्स हम क्या करते हैं कि हम जीन्स को अगर स्टडी करें पूरी फैमिली में तो इट्स नॉट ईजी फॉर अस एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो फॉर दिस वी यूजली नीड to observe the phenotypic effects and draw the conclusion on those phenotypic effects. So that's why we usually go for the pedigree analysis and this one is our objective. Further forms
सिंबल्स इंडिकेट इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, जो सिंबल्स हम पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ करेंगी तो वो कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं एक फैमिली में उनको रिप्रेजेंट करेंगी। लाइंस बिटवीन द सिंबल शोज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कि अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकुलर सिंबल हम ड्रा करेंगे तो उसके बीच में जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअली लाइंस आर गोइंग टू डिटरमाइन और असेस द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स। और फिर जनरेशंस आर इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स। अगर हम जनरेशन F1 है, F2 है या F3 है, F4 है तो हम उनको रोमन्स मीन्स रोमन जो न्यूमरल्स होते हैं उनमें हम मेंशन करेंगे, लाइक दिस 1, ओके, 2 और फर्दर 3। सो दीज रोमन न्यूमरल्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ for the determination of generations. The children of a generations are designated with Arabic numerals. तो जो childrens होते हैं बेसिकली childrens को हम क्या करते हैं Arabic के साथ लेबल किया जाता है। कितने childrens हैं, 1 है, 2 है या 3 है, तो Arabic numerals are used for the childrens. Further, affected family members carriers are represented by colored lines. अगर कोई अफेक्टेड है या कैरियर है कोई किसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक इंडिविजुअल, एक फैमिली मेम्बर, तो हम उसको कलर्ड लाइंस ड्रा करते हैं या जो कलर्स हैं बेसिकली डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। सो these are the actually aims and about how we can draw a pedigree analysis and how we can represent pedigree analysis by using particular symbols. So let's move further. This one is a very interesting and very important to learn or to know about. तो यहाँ पे हम one by one बात करते जाएंगे। मेल, if we are going to represent a male, it's mean in a family, then we will be representing by a square. Further, if we are going to represent a female in a family, then we need to use a oval box. Further, if we are going to determine or represent a person in a family whose sex is unknown, then we will usually use this box. So further, if we will be using or representing a family member, then we usually can use two, we usually can write 2 in the square. It's mean there are 2 males in a family. फर्दर अगर 2 फीमेल्स हैं तो हम उनको इस तरह से ओवल शेप है और बीच में 2 लिख देंगे। फर्दर, लिव 1 day only. सो इफ़ देयर इज़ अ बर्थ ऑफ अ पर्सन इन एन इंडिविजुअल or an individual in a family and that person is lived only for 1 day, so it's mean we can represent that person in this way. And we also don't know about the exact sex of that person who is only lived for 1 day in a family. Okay, further है हम लोगों के पास proband male. Proband males are actually those males which are first times diagnosed with inherited disorders. कि फैमिली में एक ऐसा बंदा जो कि फर्स्ट टाइम किसी इनहेरिटेड डिसऑर्डर से डायग्नोज हुआ हो, तो ऐसे मेंबर्स को हम कहते हैं proband males. Similarly, if there is a female who is first family member in the family who is diagnosed with a genetic disorder or inherited disorder, so such females are known as proband females. Further, stillbirth is very easy to understand. Stillbirth का मतलब ये होता है कि usually or in general there is 40 weeks duration of a birth or a pregnancy. There is a 40-week duration of a pregnancy, but after the 20th week of pregnancy, if there is a miscarriage after 20th week of the pregnancy, so it's mean that is known as stillbirth. कि जो 20वां हफ्ता है प्रेगनेंसी का, उसके बाद अगर जो डिजीज डेथ हो जाती है जो बेबी है या न्यू नेट्स है उसकी, तो उस केस को हम स्टिल बर्थ कहते हैं। और मिसकैरेज का ये होता है कि मिसकैरेज अगर बेबी की डेथ हो जाए या न्यू नेट्स की जो डेथ है उसकी डेथ हो जाए बिफोर द 20th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, सो एट दैट केस वी यूजली रिप्रेजेंट सच केसेस विद मिसकैरेज। ओके, डिजीज मेल, इफ देयर इज डिजीज मेल तो हम जो स्क्वायर बॉक्स है मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर स्लैश डाल देंगे, तो इट्स रिप्रेजेंट्स डिजीज मेल। इफ वी हैव अ डिजीज फीमेल वी विल बी यूजिंग दिस सिंबल्स मीन बाय एडिंग अ स्लैश ऑन द ओवल बॉक्स। Further, miscarriage we already discussed. Okay, further, affected male. If a male is affected with an inherited disorder in a family, then we will be representing that male with a colored square box. Further, had affected female, so same we will be using a colored oval box. Further, pregnancy. If there is a woman who is pregnant in a family and we are going to draw pedigree analysis, we will usually representing that pregnant woman with this symbol. Okay, we will be adding P in the box. Next, affected by history. If there is a male who is affected by history, we will be representing that male with bright lines or with black and white colored lines. Further, if there is a female who is affected by a history of a genetic disorder, so we will be representing with the bright colored lines. Further, marriage. If there is a marriage in a family or there is a relationship, so we will be representing by this symbol.
there is a box or square box, and there is an oval box, and there is a line between them. Further, if there are examined male, अच्छा एग्जामिन मेल एक्चुअली ऐसे मेल्स को कहते हैं कि हु आर गोइंग फॉर अ प्रॉपर एग्जाम्स फॉर अ जेनेटिक एग्जाम, जैसे होता है इसमें कि जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया हैं या इंटरनल जेनेटेलियल ऑर्गन्स हैं उनको बेसिकली एग्ज़ाम किया जाता है, वाई दे आर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। और सिमिलरली जो फीमेल्स होती हैं उनका भी एग्ज़ाम किया जाता है फॉर असेसमेंट ऑफ प्रॉपर सर्विक्स और यूट्रस स्ट्रक्चर और यूरिनरी ट्रैक एज वेल। तो यूटीआई वगैरह को एग्ज़ाम किया जाता है एंड इट यूजली हैपन्स आफ्टर द प्रेगनेंसी और बिफोर द प्रेगनेंसी एज वेल, एंड सेम इन केस of the males it usually happens before the means proper maturation of a male, और या जब वो mature हो जाता है तो उससे पहले भी, या at the immature stage as well। तो mature होने से पहले और बाद में भी मेल का एग्ज़ाम किया जाता है, why there is if there is any external genital problem। फर्दर है कजनस मैरिज। कज़न मैरिजेस का ये होता है कि इफ़ देयर इज़ अ कज़न मैरिज सो वी विल यूजली रिप्रेजेंट्स विद दिस सिंबल, देयर इज़ अ बॉक्स एंड देयर इज़ अ डबल लाइन एंड देन देयर इज़ एन ओवल बॉक्स। Further, fraternal twins. So what are the fraternal twins? Fraternal twins actually happens when there are two separate egg fertilized by a sperm. When sperm fertilizes two eggs separately on a time, and both eggs can be produced from two different ovaries, कि दो एग एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हो जाएं तो दोनों सेपरेट इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज हो जाएं तो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। सो ऐसे बेबीज़ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ़ देयर आर सम फ्रेटर्नल ट्विंस इन अ फैमिली एंड देयर वुड बी 50% चांसेस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ करेक्टर्स बिटवीन फ्रेटर्नल ट्विंस, कि उनके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो 50% सिमिलर हो सकते हैं। फर्दर, इफ़ देयर इज़ अ कैरियर of a disease in a family, और वो female, अगर if there is a female disease carrier, so we will be representing that female disease carrier in a family by a oval symbol, and then there will be a spot in it. Further, external mating. Okay, sometimes as we know that if someone is married and that person can continue the relationship with the with his so he will be able to keep the relationship with his wife. So if there are some other relationship the married people are maintaining with other like females or some kind of this, so such unethical practices are usually represented by extra marital mating, कि जो अपने relationship के अलावा भी कहीं पे कोई इस तरह की उसकी practices हैं तो इसको हम extra marital mating भी कहते हैं, and we will be representing with this symbol. Okay, further है identical twins. If there is a one egg and that is fertilized, and further after the fertilization of the egg is divided into two parts, कि अगर वो egg दो parts में further divide हो जाता है and both of the fertilized egg parts are growing independently, in this case there will be production of identical twins, and both of these twins will be similar to each other, and there could be different gender of these identical twins, right? Okay, fraternal female twins भी हो सकती हैं, we already discussed, in case of two independent egg fertilization there would be chances of fraternal twins production. Further है हम लोगों के पास divorce or separation. If someone is divorced in a family, then such cases will be labeled or representing by using these symbols while we are going to construct a pedigree analysis. Further, adopted male. If someone has adopted male in a family, then we can use symbol, a box with the bracket lines. So further, if there is a adopted female, so we can usually draw a oval box within the brackets, so this represents the adopted female. Further, if there are no children of a couple in a family, then we can represent such couples with this symbol. So you can see, so this is actually a pedigree analysis in detail. We usually use all these symbols. Further, moving next, conclusions means what kind of learning outcomes we usually achieve by drawing pedigree analysis. Lack of autonomy over controlled crosses. तो जो कंट्रोल्ड क्रॉस है वो हम नहीं कर सकते, मींस कि हम एक बिफोर द मैरिज कि हम एक इंडिविजुअल है उसके सारा जीनोमिक मैप
जो है वो ट्रैक करें, उसके सारे जीन्स के फंक्शंस जानें और फिर हम ये बता सकें कि कौन से जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स हैं उन पे कौन से जीन्स लोकेटेड हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स विल बी ट्रांसमिटेड इन द फ्यूचर जनरेशंस, आइदर दोज कैरेक्टर्स वुड बी डिफेक्टिव और नॉर्मल. सो इट्स नॉट ईजी फॉर अस टू गो फॉर कंट्रोल्ड क्रॉस प्रैक्टिसेस इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर. ये इतने मतलब जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ 100 सालों बाद 200 सालों बाद हो भी सकता है. कैसे पॉसिबल हो? लाइक इन एनी केसेस ऑफ एनिमल्स वी आर यूजली गोइंग फॉर द कंट्रोल क्रॉसेस. तो एनिमल्स के केसेस में हम कंट्रोल क्रॉसेस की प्रैक्टिसेस फॉलो करें, बट ड्यू टू इथिकल इम्प्लीकेशंस सो और इथिकल रेगुलेशंस वी आर नॉट एबल टू डू द ऑटोनॉमी ओवर कंट्रोल क्रॉसेस इन केस ऑफ ह्यूमंस. फर्दर स्क्रूटनाइजिंग फैमिली रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेटिव क्रॉसेस. हम बेसिकली ये क्या करते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम फैमिली को स्क्रूटिनाइज करते हैं. एक्चुअली वी आर गोइंग टू असेस अ फैमिली रिकॉर्ड्स, आइदर देयर आर सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स और नॉट. इफ देयर आर सम प्रॉब्लम्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स एग्जिस्टिंग देन वी यूजली गो फॉर इन्फॉर्म्ड क्रॉसेस. कि हम कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में थैलेसीमिया के केसेस चल रहे हैं तो यू शुड गो फॉर द मैरिजेस आउटसाइड द फैमिली, देन देयर वुड बी मिनिमाइज चांसेस ऑफ थैलेसीमिया cases in future generation. So this usually is represented as or known as informative crosses. Further assessment of polymorphic traits. Sometimes there are genes who are polymorphic in nature. So if such characters are continuously appearing in a family, so it leads towards some silent mutations in future generation. To overcome the polymorphic traits, we also draw a pedigree analysis. This usually helps to minimize the chances of polymorphic traits. फर्दर असेसमेंट ऑफ ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. तो कुछ ऑटोसोमल और जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न्स होती हैं, इसमें ये बेसिकली जैसे कि हंटिंगटन डिजीज़ है. हंटिंगटन डिजीज़ एक ब्रेन की डिजीज़ होती है कि जिसमें जो 30 ईयर्स की एज पे लोग जाते हैं तो 30 ईयर्स के बाद दे आर बिकमिंग एबनॉर्मल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द थिंग्स और रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़. सो जिससे वो बिल्कुल एक डल काइंड ऑफ इंडिविजुअल एक सोसाइटी में एग्जिट करे. दे आर इवन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड. और इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं दे आर नोन एज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स भी कहते हैं उनको. और इसके अलावा हम लोगों के पास जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं उसमें एक आता है हम लोगों के पास sickle cell anemia. So sickle cell anemia is also a disease which usually appears in the family. So if we are going to draw pedigree analysis, we can avoid from these diseases and their transmission or their propagation in future generations. Okay, this was regarding